हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो का जो उद्देश्य है, पर्पज है, जैसे मैंने पिछले भी वीडियो में आपसे कहा था कि एग्रेरियन क्राइसिस को, कृषि संकट को डील करेंगे। इससे पहले हमने जागीरदारी क्राइसिस, जागीरदारी संकट को डील किया है। आज जो है कृषि संकट को। वीडियो छोटा होगा लेकिन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा है, मेंस के दृष्टिकोण से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम डील करेंगे। बेसिकली जो इससे पहले का जो लेक्चर था जिसमें मनसबदारी और जागीरदारी, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और जो एक क्राइसिस हुई, और आज जो एग्रेरियन क्राइसिस है, वो एक ही सिक्के के जो है दो पहलू हैं, दो एस्पेक्ट हैं, टू एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम क्वाइन। अगर आपने मनसबदारी सिस्टम समझ लिया है तो जागीरदारी क्राइसिस आपने समझ लिया है, मनसबदारी सिस्टम समझ लिया है, तो एग्रेरियन क्राइसिस भी समझ में आ जाएगा। अच्छा, यूपीएससी ने, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, 2016 में क्वेश्चन किया था, डू यू थिंक दैट द एग्रेरियन क्राइसिस ऑफ द 17th century led to the disintegration of the Mughal Empire? डिस्कस इट। क्या आप समझते हैं कि 17वीं शताब्दी के जो कृषि संकट हुआ उसके फलस्वरूप मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ? इस प्रश्न को हल करने के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, मुगल एम्पायर जो है बेसिकली वो ट्राइपोलर, एक तीन बिंदुओं पे टिका हुआ है, तीन ध्रुवों, पोल्स पे टिका हुआ है, मनसबदार और जागीरदार। दूसरा जो पोल है वो जमींदार, और तीसरा पेजेंट्री यानी कि किसान वर्ग, फार्मर्स। ये ट्राइपोलर रिलेशंस है, जो ध्रुवीय संबंध है, उस पे पूरा मुगल एम्पायर टिका हुआ है। आप इस क्वेश्चन में क्या क्या आंसर लिखें, क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, आंसर में आपके क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम बताना चाहेंगे। देखिए, पहले आप मनसबदार, जागीरदार, पहले वाले वीडियो में मैंने आपको मनसबदारी सिस्टम, जागीरदारी के विषय में, आपको क्राइसिस के विषय में बता चुका हूं। बेसिकली ये एक तंत्र है, सिस्टम, इंस्टीट्यूशन है जिसपे पूरा मुगल एम्पायर डिपेंड है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझिए। बेसिकली मनसबदार, जागीरदार सिविल और मिलिट्री डिपार्टमेंट में ब्यूरोक्रेट्स हैं, नॉबल्स हैं, जो पूरे सिस्टम को, पूरे एम्पायर को, पूरे मुगल एम्पायर को रन कर रहे हैं। इन जो है सिविल डिपार्टमेंट में जो मनसबदार है वो मिलिट्री में भी जा सकता है, और मिलिट्री डिपार्टमेंट का व्यक्ति सिविल में भी जा सकता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, और आज में इनका ट्रांसफरेबल जॉब था। 3 या 4 वर्ष के पश्चात, आफ्टर 3 और 4 ईयर, उनको जो है एक जागीर से दूसरी जागीर में उनका स्थानांतरण, ट्रांसफर किया जाता था। और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, इसका इफेक्ट क्या पड़ा सिस्टम पर? बेसिकली जब जागीरदार और मनसबदार जो ब्यूरोक्रेट है, जो पूरा सिस्टम को, पूरा मुगल साम्राज्य को चला रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, और मिलिट्री डिपार्टमेंट्स में भी हैं ये लोग, सिविल में भी हैं, तो इन्होंने, जब इनको ये मालूम है कि हमारा जॉब जो है परमानेंट नहीं है, हमको 3-4 साल के बाद यहां से जाना है, तो इन्होंने एग्रीकल्चर का, कृषि का उपेक्षा की, कृषि के विकास पर ध्यान नहीं दिया। अच्छा, एक पहलू तो ये देखिए, आप स्पष्ट रूप से समझिए, चाहे एंशिएंट पीरियड हो, चाहे आपका मिडिवल पीरियड हो, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जो आय का मुख्य स्रोत है किसी भी एम्परर का, किंग का, वो एग्रीकल्चर से ही आएगा।
तो एक ये फीचर है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है मुगल पीरियड की, जो नेग्लिजेंस किया एग्रीकल्चर, क्योंकि ट्रेड का बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, ट्रेड से बहुत इनकम नहीं थी, उसका कोई बहुत ज्यादा इनसिग्निफिकेंट रोल था उस वक्त इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में। अच्छा, मनसबदार जिसको जागीरदार भी कहते थे, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि हर जो है मनसबदार जागीरदार नहीं होता था, लेकिन जो व्यक्ति मनसबदार है, जागीरदार नहीं है, पेमेंट तो उसको भी मिलेगा, भले ही कैश मिले उसको। अच्छा, उसको अपनी जो क्या कहते हैं सवार रैंक है, जो ट्रूप्स है, उसको मेंटेन करने के लिए रेवेन्यू की जरूरत पड़ेगी। रेवेन्यू आएगा एग्रीकल्चर से। अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए, अपनी नंबर ऑफ ट्रूप्स को मेंटेन करने के लिए वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। और ये जो मनसबदार है, इस पे ही मुगल साम्राज्य पूरा टिका हुआ है। अगर मनसबदार सिस्टम है, ये एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गया, ये इंस्टीट्यूशन अगर फेल होगी, सिविल और मिलिट्री डिपार्टमेंट फेल हो गए, तो पूरा मुगल साम्राज्य डिक्लाइन करके जाएगा। कोई भी सिस्टम हो, आजकल के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिए, अगर हमारी जो संस्थाएं हैं, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे आपके एग्जीक्यूटिव हो, चाहे आप जुडिशरी हो, अगर वो ठीक ढंग से फंक्शन नहीं करेंगी तो समाज में उसका बुरा असर पड़ेगा। अच्छा, ओके। अच्छा, इसको देखिए, मनसबदार जो मुगलों की जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो मैकेनिज्म था वो ये था, यानी कि राजस्व वसूल करने का जो तंत्र था, उसमें ये चीज ध्यान रखी जाती थी कि मैक्सिमम हाईएस्ट रेट दर से कृषि में जो रेवेन्यू जो आ रहा है उसको लिया जाए, यानी कि जो जमा है, जो आपके जो असेसमेंट हो रहा है, वो हाईएस्ट पॉसिबल रेट पर जो है रेवेन्यू लिया जाएगा। और ये डे बाय डे बढ़ता भी गया। जैसे जो अकबर के समय है, बाद में जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब के समय जो रेट है जो लगातार बढ़ रहा है, डिमांड जो है रेवेन्यू की लगातार बढ़ी। अच्छा, तो जो रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम था वो फॉल्टी था। क्यों दोषपूर्ण था ये? क्योंकि जो हाईएस्ट रेवेन्यू जो है फिक्स किया जाता, हाईएस्ट रेट पर, उच्च दर पर राजस्व फिक्स किया जाता था। इसका रिजल्ट क्या हुआ? अच्छा, ऐसा क्यों किया जाता था? क्योंकि अगर आप मनसबदार को सफिशिएंट जो उसको फिक्स है, जो ट्रूप्स रखने हैं, सवार रखने हैं, वो अगर रखने हैं तो उसको रेवेन्यू प्रॉपर मिलना चाहिए। रेवेन्यू प्रॉपर तभी मिलेगा जब जो हाईएस्ट रेट पर जो है, उच्च दर पर राजस्व आ रहा होगा। तो कहने का मतलब है, किसी भी मनसबदार की जो सैनिक क्षमता है, मिलिट्री स्ट्रेंथ है, वो रेवेन्यू पर डिपेंड कर रही है, राजस्व पर। अच्छा, और इसका परिणाम क्या हुआ कि आपको मिलिट्री क्षमता, जो कैपेसिटी है, जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, उसको बनाए रहने के लिए आप कल्टीवेटर से, पेजेंट से, किसानों से ज्यादा निचोड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू उनसे लिया जाएगा, स्क्वीज किया जाएगा, निचोड़ा जाएगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल और मिलिट्री जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फेल हो जाएगा, लैक ऑफ रेवेन्यू की वजह से, और साम्राज्य डिक्लाइन करने लगेगा। जो सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसीज हैं, जो सेंट्रीफ्यूगल पावर्स हैं, जो केंद्र को कमजोर कर रही हैं, ऐसी पावर, वो पावरफुल होने लगेंगी। अच्छा, इसका इफेक्ट क्या हुआ? जब जागीरदारों ने किसान वर्ग से मैक्सिमम निचोड़ने की कोशिश की, मैक्सिमम लेने की कोशिश की, तो इसका इफेक्ट पीजेंट्री पर पड़ा, उनकी पेइंग कैपेसिटी पर पड़ा, क्षमता पर कम पड़ा, क्योंकि ये लोग पलायन करने लगे। इनके सर्वाइवल की कोशिश, प्रश्न आ गया। यहां तक कि बुक्स में लिखा है, अपने जो महिलाएं हैं और बच्चों को बेचने लगे। तो कहने का मतलब है कि रेवेन्यू सिस्टम जो है, जो किसानों से लिया जा रहा है, वो दोषपूर्ण था। उसमें जागीरदार को कृषि के विकास पर कोई ध्यान नहीं देता। जागीरदार का इससे कोई मतलब नहीं था
कि कृषि का विकास होगा, यानी उसका मैक्सिमम, उसका जो उद्देश्य था वो ये था कि मैक्सिमम जो है रेवेन्यू में किसानों से। अच्छा, हाँ, ये तो एक ट्राइपोलर रिलेशन में मनसबदार का रोल हो गया। दूसरा जो है जमींदार। जमींदार लोकल लेवल का लैंडलॉर्ड है, ये भी अपने आप में पावरफुल लोग हैं। ये मनसबदार को, यानी कि मुगल साम्राज्य में वो व्यक्ति हैं, वो क्लास हैं, वो वर्ग हैं जो रेवेन्यू कलेक्शन में असिस्टेंट देते हैं, सहायता देंगे। यानी कि जमींदार जो लोकल स्तर पर जिसका इन्फ्लुएंस है, वो जागीरदार, यानी कि मुगल साम्राज्य को समझ लीजिए, जागीरदार को मुगल साम्राज्य कहेंगे, तो उसमें जो है जागीरदार या मनसबदार को सहायता देंगे राजस्व संग्रहण में, राजस्व को कलेक्ट करने में, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में। तीसरा, इनका जो निम्न स्तर का, जो स्थानीय लेवल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन, उनमें इनका काफी इन्फ्लुएंस भी होता था। यानी कि क्या कहते हैं कि जो किसान वर्ग है उनमें भी ये अपना प्रभाव रखते थे, उनके सामाजिक मामलों में भी। कहने का मतलब है अपने एरिया में ये लोग प्रभावशाली थे। अच्छा, ये जैसे पावरफुल था। एक बार यूपीएससी ने पूछा था कि कितने लगभग थे। अबुल फजल ने, जो अकबर का दरबारी इतिहासकार है, अबुल फजल ने 40 लैंड्स, इनकी संख्या बताई है 50 लाख के करीब था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ में बहुत ऑप्शनल में क्वेश्चन आया था कि ये जमींदारों की जो स्ट्रेंथ है काफी अबुल फजल ने खुद कहा है कि ये काफी शक्तिशाली पावरफुल क्लास है, और इनकी जो स्ट्रेंथ है वो 44 लैंड है, 44 पर टिक लगेगा। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब मनसबदार या जागीरदार ने किसानों पर, इस रीजन पे अपना प्रेशर डालना शुरू किया, तो उस प्रेशर के कारण पीजेंट्स यानी कि किसान और जमींदार आपस में नेचुरल, प्राकृतिक, स्वाभाविक सहयोगी दल बने, एक दूसरे को कोऑपरेट करने लगे। वो कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि जब पीजेंट, जब किसान वर्ग ने अत्यधिक डिमांड की गई, अत्यधिक जो मैक्सिमम डिमांड की गई, मनसबदार के द्वारा डिमांड रेवेन्यू की जा रही है, उससे उसका एक्सप्लोटेशन हुआ, उस शोषण का एक्सप्लोटेशन हुआ, उस शोषण को उसने रिएक्ट किया, उसके खिलाफ उसने आवाज उठाई, और वो दो रूप में उठाई। कहने का मतलब है जब जमींदारों ने अपने जब मनसबदारों ने या जागीरदारों ने अपने एरिया के किसानों का शोषण किया और उनसे मैक्सिमम रेवेन्यू लेने की हाईएस्ट रेट पॉसिबल पर, और दूसरे और टैक्सेस लगा दिए, सेस लगा दिए अनेक प्रकार के, और जो है जो सैंक्शन नहीं करता था सम्राट वो भी वसूल करते थे ये लोग, तो उसका रिएक्शन किसान ने किया, वो फ्लाइट कर गया, वहां से भाग गया, प्रवास कर गया, माइग्रेशन कर गया, दूसरे एरिया में चला गया, माइग्रेशन में वो दूसरे गांव में चला गया या शहर में आके बस गया, और या उसने प्रोटेस्ट किया। कहने का मतलब है कि जागीरदारों के शोषण से बचने के लिए किसान वर्गों ने दो तरीके रास्ते अपनाए, एक तो माइग्रेट करके दूसरे गांव चले गया और शहरों में बस गया, या ये उसने प्रोटेस्ट किया, उसने आर्म्स उठा लिए, हथियार उठा लिए सिस्टम के विरुद्ध। जब उसने सिस्टम के विरुद्ध उठाए तो अपने एरिया के जमींदार जो कि सिस्टम से प्रभावित थे, उनके साथ वो स्वाभाविक सहयोगी दल, एलाइज बन गए उनके सहयोगी। और ये टेंडेंसी थी जो मुगल एम्पायर, जो मुगलों की जो अथॉरिटी थी, अधिकारिता मुगल सिस्टम के विरुद्ध खड़ी हो गई, मुगल साम्राज्य के तंत्र के सिस्टम के खिलाफ ये आवाज उठाई, क्योंकि अब दो लोग मिल गए, जमींदार और किसान। अच्छा, कहने का मतलब है कि जब शोषण के विरुद्ध उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो ये जो लीडरशिप आई वो जमींदारों की तरफ से आई, और जमींदार भी वो वर्ग के रूप में उभर के आए जो सेंट्रीफ्यूगल पावर्स हैं, जो केंद्र को कमजोर करती हैं। अब आप समझ रहे हैं कि इसका पूरे इनका जो रोल है, इनकी जो मनसबदार जागीरदार की जो भूमिका है, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुआ? ये हुआ कि जो त्रिध्रुवीय जो बैलेंस है, जमींदार
आपके मनसबदार जागीरदार ये पीजेंट्स में ये सिस्टम जो है कोलैप्स करने लगा। ये जो इक्विलिब्रियम है, जो एक क्या कहते हैं संतुलन है, वो नहीं रह सका। और जब ये तंत्र, जो इंस्टीट्यूशन यानी कि सिविल और मिलिट्री जो है पावर जो है किसी भी संस्था की, किसी भी देश की, किसी भी एम्पायर की अगर प्रभावित होती है तो वो एम्पायर बहुत दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाता। अच्छा, ये हुआ लीडरशिप है। इसके परिणाम क्या हुए, कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए? देखिए, जब पलायन करने लगे या वो रिवोल्ट कर दिया किसान पीजेंट ने, पूरी किसान वर्ग ने, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन गिरा। एग्रीकल्चर से ही साम्राज्य को मेन आ रही थी, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे ही पूरा डिपार्टमेंट, जो सिविल और मिलिट्री डिपार्टमेंट, या पूरा, या दूसरे शब्दों का पूरा एम्पायर जो है टिका हुआ था। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कृषि ही मेन आई थी। किसानों के पलायन से या उनके रिवोल्ट्स का ये कॉन्सिक्वेंस हुआ। अच्छा, जो राजनीतिक और सामाजिक जो ताना बाना है वो टूटने लगा। पॉलिटिकल एंड सोशल फैब्रिक जो था समाज का, वो स्थानीय स्तर पर टूटने लगा। और जब सेंट्रल लीडरशिप कमजोर हुई तो ये क्षेत्रीय ताकतें, रीजनल पावर्स, जो पावरफुल चीफ्टन्स थे, सरदार थे, लैंडलॉर्ड्स थे, ये अपने एरिया में इन्होंने सिस्टम को, यानी कि मुगल प्रशासनिक जो सिस्टम था उसको कमजोर कर दिया। इसके परिणाम हुए। अच्छा, इंस्टीट्यूशनल फेल्योर की, यानी कि देखिए मैंने पहले भी कहा था कि जागीरदारी क्राइसिस और एग्रेरियन क्राइसिस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, टू एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम कॉइन है। ये एग्रीकल्चर, ये मनसबदारी सिस्टम, यानी कि पूरा इंस्टीट्यूशन एग्रीकल्चर इनकम पर डिपेंड है। जब एग्रीकल्चर ही क्राइसिस में है तो ये इंस्टीट्यूशन फेल हो जाएगी, और ये इंस्टीट्यूशन ही एम्पायर को चला रही है, तो एम्पायर डिक्लाइन करेगा। साम्राज्य, इस संस्था इंस्टीट्यूशन पे ही मुगल एम्पायर टिका हुआ है। जब संस्थाएं ही फेल हो जाएंगी तो साम्राज्य का विघटन तो तय है, निश्चित है। अच्छा, इसका जो है एक कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि सेंट्रीफ्यूगल पावर्स स्ट्रॉन्ग हुई, ये बिल्कुल सच है। औरंगजेब की डेथ के बाद क्षेत्रीय शक्तियां जो है पावरफुल हुई। पंजाब में शिकों ने, मथुरा, भरतपुर और आगरा के आसपास जाटों ने, और इधर मराठों ने, क्या कहते हैं आपके दक्कन में, बंगाल में जो प्रांतीय गवर्नर थे मुगलों के, वो ही इंडिपेंडेंट हो गए। हैदराबाद में निजाम शाह। तो ये रीजनल पावर, सेंट्रीफ्यूगल पावर्स हो गई थी जिन्होंने वीक किया, काम साम्राज्य को कमजोर किया। अंत में आप कंक्लूजन लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर का जो निष्कर्ष है वो लिख सकते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स थे, बहुत सारे कारक थे डिक्लाइन के, लेकिन एग्रेरियन क्राइसिस, आज जो है ये एग्रेरियन क्राइसिस, यानी कि आप कंक्लूजन में क्या लिखे हैं कि मुगल साम्राज्य के बहुत सारे, देयर वर मैनी फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, बट एग्रेरियन क्राइसिस वाज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। यानी कि मुगल साम्राज्य के, अगर हिंदी में कहें कि मुगल साम्राज्य के पतन के बहुत सारे कारण थे, लेकिन कृषि संकट प्रमुख संकटों में से एक था जिसने मुगल साम्राज्य के पतन में भूमिका निभाई। मुगल साम्राज्य के पतन में भूमिका निभाई। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है हम आपको ये लेटर मुगल्स खत्म हो गया है, इसमें हमने कुछ मिडिवल मुगल पीरियड के जो एस्पेक्ट्स थे वो भी क्लियर किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा अराइवल ऑफ कॉलोनियल पावर्स, दैट इज अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। उसमें पहला जो है, पहले जो यूरोपियन पावर आए वो पोर्तुगीज आए, तो नेक्स्ट वीडियो पोर्तुगीज पे होगा।